Hello everyone. Welcome to the fast track batch for CA Foundation Business Laws. ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है एंड ये पूरे लेक्चर जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इस पर्टिकुलर शेड्यूल के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। ये लेक्चर अप्लीकेबल है फॉर मई 2025 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स एंड सितंबर 2025 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। जो फ्रेशर है, पहली बार लॉ पढ़ रहे हैं, अभी तक लॉ नहीं पढ़ा है, वो भी इस बैच को अटेंड कर सकते हैं। एंड जिन्होंने ऑलरेडी लॉ पढ़ा है बट सम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, रिवाइज करना चाहते हैं, फिर से पढ़ना चाहते हैं, वो भी इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। इन लेक्चर्स में जैसा मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि मैं डिटेल्ड कवरेज करने वाला हूं अलॉन्ग विद द राइटिंग सेशन। आप यहाँ पे ये डेट्स ध्यान दे सकते हो। इन सारे डेट्स पे रिस्पेक्टिव लेक्चर्स एंड राइटिंग सेशंस अपलोड होंगे। राइट नाउ नोट्स के लिए इस लेक्चर पे जो मैं नोट्स यूज करने वाला हूं उसके लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये नोट्स शेयर कर दिए हैं। राइट, टेलीग्राम पे आप मेरा चैनल ज्वाइन करेंगे लॉ विद सौरभ छाजेड़, वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। दिस नोट्स ऑब्वियसली आपको सॉफ्ट कॉपी के बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप सॉफ्ट कॉपी वहां से ले सकते हैं नोट्स की। सॉफ्ट कॉपी वहां पे है टेलीग्राम पे। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए सो ये जो इस बुक से मैं ये कवर करने वाला हूं, ये पूरा बैच, दिस इज द एंटायर कलर्ड बुक। राइट, सो इस तरह की बुक ये जो है सॉफ्ट कॉपी मैंने जैसा बताया टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप इसके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए, दिस एंटायर कलर्ड बुक इज अवेलेबल, उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये हार्ड कॉपी चाहिए तो। क्लियर? चलो, एंड ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया है। डाउट्स के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कनेक्ट टू मी ओवर इंस्टाग्राम तो आप इस आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कोई भी टेक्निकल क्वेरीज हो, फॉर टेक्निकल क्वेरीज आप अगेन इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। सो आप मेरी टीम से टेक्निकल क्वेरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अलॉन्ग साइड अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट नाउ, without wasting much time, let me quickly start with CA Foundation. आइए, ये है आपके CA फाउंडेशन का सिलेबस। टोटल 7 चैप्टर्स है आपके पास, चैप्टर 1 टू चैप्टर 7। चैप्टर 1 इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आपके एग्जाम में अराउंड 32 ये आपके एग्जाम में अराउंड 35 मार्क्स के लिए आता है, एक अकेला चैप्टर। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट, ये आता है दोनों यू में से 15 टू 20 मार्क्स के लिए। कंपनीज एक्ट अगेन आता है 15 टू 20 मार्क्स के लिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 10 टू 15 मार्क्स के लिए। IRF 5 टू 7 मार्क्स के लिए एंड अगेन LLP 5 टू 7 मार्क्स के लिए। दिस इज द स्ट्रक्चर कि कितने नंबर से किस चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं। हमारा जो सीक्वेंस है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हम लेक्चर में किस सीक्वेंस में कवर करेंगे। सबसे पहले सबसे डिटेल में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करेंगे, बिकॉज सर ये अकेला 35 टू 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का अकेला चैप्टर। यानी अगर ये चैप्टर प्रॉपर्ली पढ़ लिए मतलब पास होने के चांसेस वैसे ही सबसे ज्यादा हाई हो जाएंगे। राइट, सो बट एक और एडवांटेज है, जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रॉपर्ली पढ़ लेते हैं ना तो हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट का बेसिक्स वैसे ही कवर हो जाता है। सर क्यों, वो अभी आपको पता चलेगा जब मैं कंटेंट डिस्कस करना चालू करूंगा। राइट, सो ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है कि सबसे पहले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करेंगे, फिर हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट कवर करेंगे, फिर पार्टनरशिप एक्ट कवर करेंगे, फिर कंपनीज एक्ट एंड LLP साथ में कवर करेंगे, लास्ट में NI एक्ट एंड IRF कवर करेंगे, फॉलोड बाय आवर राइटिंग सेशंस। राइट नाउ, थ्योरी तो मैंने आपको बता दिया कि आपको हार्ड कॉपी चाहिए बुक का तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। राइट, एंड अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप टेलीग्राम के लिंक पे ज्वाइन हो जाओ। सारे नोट्स सारे अनाउंसमेंट के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। सर राइटिंग सेशन में प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, इसके लिए क्वेश्चंस कहाँ है, इसकी इन्फॉर्मेशन राइटिंग सेशन के टाइम में आपको बता दूंगा। टेलीग्राम पे भी आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। राइट, चलो नाउ एवरीडे शार्प 8 PM सारे लेक्चर्स अपलोड होंगे एज पर दिस शेड्यूल। सो डोंट बी लेट, एग्जैक्टली 8 बजे आपको ज्वाइन कर लेना यूट्यूब पे। राइट, 8 बजे मैं आपसे मिलूंगा शार्प एकदम, नो लेट। नाउ
सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, 1 महीने में ये बैच खत्म करने वाले हैं। जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है और क्वालिफाई नहीं कर पाया और मई में वापस देना चाहते हैं, परफेक्ट टाइम है, मेरे साथ पढ़ लो ये सब्जेक्ट। आपको कोई और लेक्चर परचेस करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई और अलग से टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है लॉ के लिए, सिर्फ मेरे साथ ये लॉ पढ़ लो, दैट वुड बी सफिशिएंट, राइट। एंड ये पूरे लेक्चर्स खत्म होने के बाद 8 अप्रैल के बाद फिर कैसे लॉ को रिवाइज करना है वो भी मैं आपको 1 अप्रैल को बताऊंगा, राइट। चलो, और अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि लेक्चर अपलोड एक एक दिन के गैप में हो रहे हैं। आज 5 तारीख को वीडियो होगा, उसके बाद फिर 7 तारीख को, फिर 9 तारीख को। सर ऐसा क्यों? ताकि बीच में जो एक दिन बचता है, 6 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, उस दिन में आपने जो मैंने यहाँ पे रिवाइज करा पढ़ाया है वो आप यहाँ रिवाइज कर सके, यहाँ वाला यहाँ कर सके, यहाँ वाला यहाँ कर सके। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक वगैरह पड़ी है तो आप उससे क्वेश्चन और भी सॉल्व कर सकते हैं, मेरे डाउट्स पूछ सकते हैं, राइट। चलिए, सो अब मैं फाइनली स्टार्ट करता हूं मेरा फर्स्ट चैप्टर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, ये 35 to 40 मार्क्स के लिए आता है, करेक्ट। सो लेट्स सी। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नाउ 1872 इज द ईयर जब ये एक्ट आया था। ये आपको ऑलरेडी मालूम हुआ कि लॉ कैसे प्रेजेंट करते हैं। जो ये एक्ट के आगे ईयर लिखा रहता है, दिस इज द ईयर जिसमें एक्ट पास हुआ है, जिसमें एक्ट अप्रूव हुआ है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 4 पार्ट में ओरिजिनली डिवाइड किया गया था। जनरल प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप। इन 4 पार्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिवाइड किया गया था। 1872 से लेके 1929 तक सब कुछ सही था। फिर 1930 में हमने क्या किया, ये जो ओरिजिनल एक्ट थी कंसिस्टिंग ऑफ 266 सेक्शंस, एंड चारों पार्ट ऐसे थे, सेक्शन 1 to 75 पार्ट 1 के, 76 to 123 पार्ट 2 के, 124 to 238 पार्ट 3 के, एंड 239 to 266 पार्ट 4 के। 1930 में हमने क्या किया, जो ये पार्ट बी था हमारा, पार्ट 2 था, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स, इस पार्ट को अलग निकाला एंड इस पार्ट के साथ कुछ नए प्रोविजन ऐड किए और उसे नाम दे दिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट। यानी 1930 में अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे सिर्फ 3 पार्ट बचे हैं, जनरल प्रिंसिपल्स, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप। सिर्फ ये 3 पार्ट बचे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन द ईयर 1930, बिकॉज पार्ट 2 जो था वो निकल के अलग हो गया, उसके साथ कुछ नए प्रोविजन मिला के हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया। यानी मैं बोलूं तो कौन से पार्ट बचे अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, पार्ट 1, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। सिर्फ ये 3 पार्ट बचे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। पार्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब सब कुछ सही चल रहा था, फिर ईयर आ गया 1932। अब यहां पे क्या किए, जो हमारा पार्ट 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस रिलेटेड टू पार्टनरशिप, इसे अलग किया गया, इसके साथ कुछ नए प्रोविजंस को ऐड किया गया एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया, राइट। सो अब 1932 में ये बनने के बाद आज 2025 में क्या पोजीशन एग्जिस्ट करती है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2 ही पार्ट है अभी, पार्ट 1 एंड पार्ट 3, जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से हट चुका है, पार्ट 4 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से हट चुका है। पार्ट 2 का एक मॉडिफाइड वर्जन बन गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और पार्ट 4 का एक मॉडिफाइड वर्जन बन गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, राइट। सो दिस इज हाउ टुडे इट लुक्स लाइक कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सो हमें ये भी हमारे सीए फाउंडेशन में पढ़ना है, ये भी सीए फाउंडेशन में पढ़ना है, ये भी सीए फाउंडेशन में पढ़ना है। तो इससे हुआ क्या कि हमें पूरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओरिजिनल पूरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीए फाउंडेशन में पढ़नी अलॉन्ग विद दिस न्यू प्रिंसिपल्स। यानी हमें ये भी पूरा पढ़ना, ये भी पूरा पढ़ना, ये भी पूरा पढ़ना। सब आपको समझ में आया मैंने ऐसा क्यों बोला कि 35 से 40 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने से ये खुद का तो प्रिपरेशन होगा ही, इनके लिए भी कुछ कवरेज हो जाता है, बिकॉज ये दोनों पार्ट डिराइव्ड तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही हुए हैं। सो इनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, इनके जो बेसिक्स है, वो ऑटोमेटिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे डिपेंडेंट है। सो अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट भी मेरा
ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं एकदम ध्यान से। कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए मैं आपको एक मास्टर एग्जाम्पल रेफर करवाने वाला हूं। मैं अपने लैंग्वेज में इसे मास्टर एग्जाम्पल बोलता हूं, बिकॉज इस एग्जाम्पल को हम जगह जगह यूज करेंगे और इस एग्जाम्पल से हमें कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की समझ आएगी। चलो सो देखो, ध्यान से समझना। ये दो फ्रेंड्स हैं हमारे, माही भाई और चीकू भैया, राइट? ये दो दोस्त हैं। एक दिन चीकू भैया माही भाई के घर गए एंड बातें कर रहे थे दोनों अपने लिविंग रूम में बैठ के। एंड माही भाई ने बोला कि चल तेरे को मेरा गैरेज दिखा के लाता हूं। एंड दोनों माही भाई के गैरेज घूमने चले गए। माही भाई का गैरेज घूमते घूमते वहां पे माही भाई की एक बाइक पे चिकू भैया की नजर पड़ी। एंड चिकू भैया ने बोला, यार माही भाई आपकी बाइक बड़ी मस्त है। ये सुनते ही माही भाई ने बोला, माही भाई ने ये सुनते ही बोला कि आई वॉन्ट टू सेल दिस बाइक, आर यू इंटरेस्टेड? माही भाई ने सिर्फ इतना नहीं बोला कि आई वॉन्ट टू सेल दिस बाइक, उन्होंने दो चीजें बोली। आई वॉन्ट टू सेल दिस बाइक, मैं ये बाइक बेचना चाहता हूं, तू खरीदेगा क्या? माही भाई ने दो चीज बोली, मैं बाइक बेचना चाहता हूं, तू खरीदेगा क्या? मैं बार बार इस सेंटेंस में एम्फेसिस क्यों कर रहा हूं, बस ध्यान रखना जिस सेंटेंस पे मैं एम्फेसिस करूं, राइट? ये सुनते ही हो सकता है चिक्कू भैया के दो आंसर हो सकता है वो ना बोले, हो सकता है वो हाँ बोले। अगर ना बोलेंगे एंड ऑफ स्टोरी, हम स्टोरी पे आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर वो हाँ बोलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। चिक्कू भैया ने बोल दिया यस मैं खरीदना चाहता हूँ। माही भाई ने बोला भाई खरीदना चाहता है वो तो ठीक है, बट फ्री में नहीं मिलेगी, इस बाइक के पैसे लगेंगे। चिक्कू भैया ने पूछा कितने पैसे लगेंगे? माही भाई ने बोला भाई ये डुकाटी डेविल है, इसको तुझे अगर खरीदना है तो 25 लाख रुपए लगेंगे, 25 लाख रुपीज। चिक्कू भैया ने बोला यार माही भाई ऐसे क्या करते हो यार, इतनी महंगी बाइक मैं कैसे खरीदूंगा? माही भाई ने बोला टेंशन मत ले, मैं हूं ना। माही भाई ने एक पूरा प्रॉपर पेमेंट का शेड्यूल बना के दे दिया कि 5 लाख रुपए तू मेरे को आज दे दे, 5 लाख रुपीज तू मेरे को आफ्टर 30 डेज दे देना, 10 लाख रुपीज जिस दिन बाइक की डिलीवरी लेने आएगा उस दिन दे देना, एंड बचे हुए 5 लाख रुपीज तू डिलीवरी के 30 डेज के बाद दे देना। ये पूरा शेड्यूल बना दिया। चिक्कू भैया ने बोला हाँ अब सही है, अब मैं ये बाइक खरीद सकता हूं। एंड चिक्कू भैया ने 5 लाख रुपए दे दिए। चिक्कू भैया ने माही भाई को आज 5 लाख रुपए दे दिए, बात आगे बढ़ी। 30 दिन बाद आके फिर से चिक्कू भैया ने अगले 5 लाख रुपए दे दिए, कोई इशू नहीं है। डिलीवरी के टाइम पे बाइक का डिलीवरी लेना है, 10 लाख रुपीज दिए, बाइक की डिलीवरी लेके चले गए, राइट? एंड जब डिलीवरी लेने के बाद माही भाई ने 30 दिन बाद बोला कि भाई मेरा बचा हुआ पैसा तो दे दे। चिक्कू भैया ने बोला कौन सा पैसा? माही भाई ने बोला वो बाइक खरीदी थी ना। कौन सी बाइक? सो आफ्टर 30 डेज ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ बाइक, चीकू भैया ने बोला भाई मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दे सकता। अब मुझे बताओ क्या चीकू भैया ने गलत किया? आंसर इज यस। क्या माही भाई के साथ गलत हुआ? द आंसर इज यस। बराबर। तो ध्यान रखना, जब भी कोई एक पर्सन गलत कर रहा है और दूसरे के साथ गलत हो रहा है, जब भी कोई एक पर्सन गलत कर रहा है दूसरे के साथ गलत हो रहा है, दे कैन अप्रोच टू कोर्ट फॉर हेल्प। कोर्ट उनकी हेल्प करने के लिए इंटरफेयर करेगा। अभी कोई लॉजिक नहीं लगाना है कि सर ये तो राइटिंग में नहीं हुआ ना, सर यहाँ तो पहले से कुछ डिसाइड नहीं हुआ था ना, इतना दिमाग अभी नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कुछ लोग पहले से ऑलरेडी पढ़े हुए रहते हैं सब चीजें, राइट? अभी मुझे सिर्फ ये बताओ क्या एक जन के साथ गलत हुआ? द आंसर इज यस। क्या दूसरे ने गलत किया? द आंसर इज यस। तो जब एक पर्सन गलत करे दूसरे के साथ गलत हो तो वहां पे क्या होगा? वहां पे कोर्ट हेल्प करने के लिए आएगा, करेक्ट? सो नाउ लेट्स सी। इस पूरे स्टोरी पे हमने बहुत सारे पार्ट्स देखे। इस स्टोरी पे हमने मेजरली 6 कॉन्सेप्ट सीखे। सबसे पहला माई भाई ने बोला आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, आर यू इंटरेस्टेड? फिर चिक्कू भैया ने हाँ बोला। फिर उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पैसे डिसाइड हो गए, बाइक के पैसे डिसाइड हो गए, एंड लास्ट में चिक्कू भैया ने डिफॉल्ट किया। डिफॉल्ट होने पे कोर्ट इंटरफेयर करेगा क्या? द आंसर इज यस, कोर्ट इंटरफेयर करेगा। बराबर, कोर्ट इंटरफेयर करेगा। सो यहां तक की थी हमारी मेजर स्टोरी। इस स्टोरी पे हमने ओवरऑल मैंने बोला जैसे कि आपको 6 कॉन्सेप्ट सीखे, राइट? तो वो 6 कॉन्सेप्ट क्या क्या है आइए क्विकली देखते हैं हम। जब माही भाई ने बोला आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, आर यू इंटरेस्टेड, यानी कि माही भाई ने क्या बोला? सबसे पहले
माही भाई ने अपनी इच्छा बताई। सबसे पहले माही भाई ने अपनी, आई थिंक ये कलर आपको विजिबल नहीं होगा, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। सबसे पहले माही भाई ने अपनी इच्छा बताई, यानी कि अपना इंटेंशन बताया कि मैं मेरा बाइक बेचना चाहता हूं। पर सिर्फ इच्छा नहीं बताई, इच्छा के साथ सामने वाले से पूछा भी, यानी सामने वाले का विलिंगनेस जानना चाहा। जब मैं मेरा इंटेंशन बताऊं विद द व्यू कि मैं आपका विलिंगनेस भी जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, मेरा इंटेंशन, आर यू इंटरेस्टेड, मैं आपका विलिंगनेस जानना चाहता हूं। मेरी इच्छा प्लस मैंने पूछा, मैं जब इच्छा और पूछा का कॉम्बिनेशन बनाता हूं तो ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट बनता है विच इज नोन एज ऑफर। डोंट वरी, मैं ये पूरा वापस लिखूंगा, डोंट वरी, अभी सिर्फ एक बार समझो। ऑफर को जब यस बोल दिया जाए, ऑफर के साथ जब यस बोल दिया जाए, यानी कि ऑफर के साथ जब एक्सेप्टेंस आ जाए, ये बन जाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ जब पैसों की बात आ जाए, ये बन जाता है एग्रीमेंट। एंड मैंने क्या बोला, डिफॉल्ट होने पे, एग्रीमेंट के डिफॉल्ट होने पे क्या कोर्ट इंटरफेयर करेगा? द आंसर इज यस। सो जब एग्रीमेंट पे कोर्ट का इंटरफेरेंस देखोगे तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। यानी से चार मेजर कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे वो तो हमें यहीं पे समझ में आ गए। सबसे पहला ऑफर, दूसरा प्रॉमिस, तीसरा अग्रीमेंट, चौथा कॉन्ट्रैक्ट। सर आपने तो छह बोला था, बाकी दो भी बताऊंगा, रुक जाओ। पहले ये चार का फंडा समझ में आया कि अभी तो हमें इस चार को वापस डिस्कस करना पड़ेगा प्रॉपर लीगल वर्ड्स के साथ, उसके बाद हम बाकी दो पे जा पाएंगे। पहले ये चार फंडा समझ में आया क्या? पक्का समझ आया ना? तो आगे देखो। अभी देखो, तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ ट्रांजैक्शन में? सबसे पहले इस पूरे ट्रांजैक्शन में इच्छा प्लस पूछा, मेरी इच्छा प्लस मैंने पूछा, यानी कि मेरा इंटेंशन प्लस मेरी विलिंगनेस। इंटेंशन टू डू है, विलिंगनेस टू आस्क है। मेरी इच्छा कि मैं कुछ करना चाहता हूं और मेरी विलिंगनेस कि मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, ये क्या बनेगा हमारा? ऑफर। नंबर टू, ऑफर के साथ यस आ गया, यानी कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया, बन गया प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ पैसों की बात आ गई, इन पैसों को हम बोलते हैं लॉ में कंसीडरेशन। क्या बोलते हैं? कंसीडरेशन। प्रॉमिस के साथ जब कंसीडरेशन आ गया तो ये बन गया एग्रीमेंट। एंड एग्रीमेंट पे जब भी कोर्ट का इंटरफेरेंस चेक करेंगे, इसको हम लॉ में बोलते हैं एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्या बोलते हैं? एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सो एग्रीमेंट में जब भी एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। यानी मैं अगर रफली बोलूं, इंटेंशन टू डू विथ विलिंगनेस टू आस्क विल लीड टू ऑफर। ऑफर when accepted will become promise. Promise with consideration will become agreement. An agreement enforceable by law will be contract. So sorry. बराबर। नाउ हमने ये चार कॉन्सेप्ट सीखे, ऑफर, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। फिफ्थ कॉन्सेप्ट इज कंसिडरेशन, सिक्स्थ इज एनफोर्सिबल, सॉरी, सिक्स्थ इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। यानी कि हमें समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट बनाना एक 4 स्टेप प्रोसेस है। यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 4 फ्लोर चढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला फ्लोर है ऑफर। सबसे पहला फ्लोर है ऑफर। फिर
दूसरा फ्लोर है ऑफर के बाद प्रॉमिस, फिर तीसरा फ्लोर है प्रॉमिस के बाद एग्रीमेंट, एंड फाइनली फोर्थ फ्लोर है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ये 4 फ्लोर चढ़ने की जर्नी है, राइट। नाउ ऑफर के साथ हम ऐड करते हैं एक्सेप्टेंस, तो हम पहुंच पाते हैं नेक्स्ट फ्लोर में प्रॉमिस पे। प्रॉमिस के साथ हम ऐड करते हैं मनी यानी कि कंसीडरेशन, तो हम पहुंच पाते हैं एग्रीमेंट पे। और एग्रीमेंट के साथ हम ऐड करते हैं इंटरफेरेंस बाय कोर्ट यानी कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट 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 सब मेरे साथ बोलेंगे। ऑफर मतलब क्या था? सबसे पहले ऑफर मतलब मेरा इंटेंशन टू डू प्लस विलिंगनेस टू आस्क। सो मेरा इंटेंशन प्लस विलिंगनेस, मेरी इच्छा प्लस पूछा, क्या बन गया? ऑफर। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, प्रॉमिस विद कंसीडरेशन बिकम्स एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। बराबर। ये बेसिक जर्नी समझ में आई, ये 4 कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो मैं चारों को लीगल टेक्स्ट कनेक्ट करवा दूं फटाफट। ये 4 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। फिफ्थ कॉन्सेप्ट इज आवर कंसीडरेशन एंड सिक्स्थ कॉन्सेप्ट इज आवर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कंसीडरेशन का मतलब होता है, कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ दे रहा है, क्यों? इन रिटर्न ऑफ समथिंग। आप एक शॉप पे गए, आपने शॉपकीपर से ये फोन लिया एंड बदले में उसे कुछ पैसे दिए, ये क्या हुआ? आप यू गॉट समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, you got something in return of something. So when you get something in return, that is known as consideration, right? मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक एक फोन गिफ्ट कर रहा हूं, जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करो, मेरे को मैसेज करो, उनको एक फोन गिफ्ट में मिलेगा। क्या आपको कंसिडरेशन मिला? नहीं। आपको फोन तो मिला, पर वो फोन आपके लिए कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। व्हाई? बिकॉज यू गॉट समथिंग बट नॉट इन, सॉरी, रिटर्न ऑफ समथिंग, करेक्ट? सो you have to check something in return. अब ये something in return में क्या क्या चीजें हो सकती है? something in return में मैसेज होना चाहिए, मनी, सर्विस एंड गुड्स। मुझे शॉपकीपर ने गुड्स दिया, उसके बदले मैंने उसे मनी दिया, राइट? लेट्स से आप मेरी क्लासेस अटेंड करते हो फेस टू फेस, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, क्लासेस दे रहा हूं, आप मुझे मनी दे रहे हो उसके बदले। तो ये हमने क्या दिया एक दूसरे को? वैलिड कंसीडरेशन, बराबर। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। और समथिंग इन रिटर्न में क्या क्या चीज मिल सकती है? मनी, सर्विस और गुड्स। एक पर्सन दूसरे पर्सन को मैसेज देगा, उसके बदले दूसरा पर्सन पहले पर्सन को मैसेज देगा, तो कंसीडरेशन होगा। मैंने अगर आपको एक हर किसी को एक एक फोन गिफ्ट किया, मैंने आप सब किसी को एक एक फोन दिया, तो क्या होगा? मैंने तो आपको मैसेज दिया, आपने मुझे कोई मैसेज नहीं दिया, तो वो कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा, बराबर। एंड सिक्स पॉइंट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब सिंपल है, अगर डिफॉल्ट होने पे कोर्ट विल इंटरफेयर। कोर्ट जजमेंट किसके फेवर में देगा, किसका हेल्प करेगा, सॉरी, कोर्ट जजमेंट किसके फेवर में देगा, किसके बेनिफिट में डिसीजन आएगा, वो मैटर नहीं करता। क्या कोर्ट इंटरफेयर करेगा? इफ द आंसर इज यस, देन इट इज enforceable by law. If the answer is no, then it is not enforceable by law. क्लियर है? ये थे हमारे 6 कॉन्सेप्ट्स, राइट? आइए अब हम इन 6 कॉन्सेप्ट्स का लीगल टेक्स्ट कनेक्ट करते हैं। सो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओरिजिनली 4 पार्ट में डिवाइडेड था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स। Part 2 section 76 to 123 deals with principles related to sale of goods. Part 3 special contracts. Part 4 contract related to partnership। पर इसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में 2 ही पार्ट रहे हैं,
पार्ट 1 एंड पार्ट 3, जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग बन गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलग बन गया है, राइट। सो मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बता दूं, ये देखो इंडेक्स पे आओगे ना, तो ये जो आपका यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 तक का जर्नी है, दिस इज पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल प्रिंसिपल्स। यूनिट 9 से लेके यूनिट 11, यूनिट 9 से लेके यूनिट 11 जो है, दिस इज पार्ट 3, दैट इज स्पेशल प्रोविजन, राइट। सो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिवाइडेड है। नाउ सबसे पहले आता हूं मैं रिवर्स ऑफर के डेफिनेशन में। ऑफर का दूसरा नाम होता है प्रपोजल। ऑफर का दूसरा नाम क्या होता है? प्रपोजल। अच्छा, हमारे एग्जाम्पल में कहना ही से इस पूरे एग्जाम्पल में जो हमने मास्टर एग्जाम्पल पढ़ा, उसमें एमएसडी विराट कोहली को अपनी इच्छा बता रहा है प्लस पूछ रहा है, मेरी एमएसडी की इच्छा प्लस एमएसडी ने पूछा, यानी कहना इससे इंस्टेड ऑफ दिस कि इस एग्जाम्पल में एमएसडी ने विराट कोहली को ऑफर दिया, तो जो पर्सन ऑफर दे रहा होता है, जो पर्सन ऑफर दे रहा होता है, इस पर्सन को बोला जाता है, इस पर्सन को बोला जाता है ऑफरर। एंड जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है उस पर्सन को बोला जाता है ऑफरी, राइट। सो एमएसडी विल बिकम ऑफरर एंड जिसको ऑफर दे रहे हैं वो बनेगा ऑफरी, करेक्ट। सो the person making the proposal or offer is called proposer or offerer and the person to whom proposal is made is called offeree, बराबर। अब ऑफर होता क्या है? when one person, यानी हमारे एग्जांपल में MSD signifies to another his willingness to do, मैं सिर्फ जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपको उतना ही रीड करना है मेरे साथ, जिस वर्ड को मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं आपको नहीं पढ़ना है, राइट। so when one person signifies to another his willingness to do with the view to obtain assent of the other to such act is known as offer or proposal। यानी कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना विलिंगनेस बताए, क्यों बता रहा है अपना विलिंगनेस टू डू? विथ द व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ दैट अदर, सामने वाले की विलिंगनेस जाननी है, हम कुछ करने का इंटेंशन बता रहे हैं, आवर इंटेंशन टू डू। क्यों हमारा इंटेंशन हम क्यों बता रहे हैं? ताकि हम सामने वाले का विलिंगनेस टू परफॉर्म पूछ सके, ताकि हम सामने वाले का आंसर पूछ सके। ऐसे एक्ट को ऑफर बोलते हैं। When one person signifies to another his own willingness to do, मैं खुद क्या करना चाहता हूं, मेरा। अच्छा, ये विलिंगनेस और विलिंगनेस जो दो बार मैंने वर्ड यूज किया है, इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आई होप। इतना बेसिक इंग्लिश के तो हमको कमांड है, राइट। सो जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना इंटेंशन बता रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूं, मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा विलिंगनेस टू डू क्या है, क्यों बता रहा हूं? बिकॉज आई वॉन्ट टू आस्क योर विलिंगनेस, आई वॉन्ट टू ऑब्टेन योर एसेंट। इस एसेंट का मतलब भी तो विलिंगनेस होता है। एसेंट मतलब विलिंगनेस, आंसर, कंसेंट, करेक्ट। So when one person signifies to another his willingness, मेरा खुद का willingness to do something, क्यों? With the view to obtain assent of the other person, with the view to obtain answer of the other person, with the willingness to ask for the other person, this is known as offer। Clear है? Now let us assume MSD ने विराट कोहली को बोला, मैं तेरे को 10 लाख रुपीस देता हूं, तू एक काम कर, रिटर्न में मुझे एक सर्विस प्रोवाइड कर कि मेरे लिए आईपीएल प्ले कर। तो कोई इशू नहीं है, मैसेज गया, मैसेज आया। जैसे कि यहाँ पे आप बाइक दे के पैसे ले रहे थे, यहाँ पे आप पैसे दे के सर्विस ले रहे हो। जैसे कि आप मुझे फीस दोगे, मैं आपको क्लासेस दूंगा। बट अब एक रिवाइज सिनेरियो देखते हैं। एमएसडी ने बोला मैं तेरे को 10 लाख रुपए देता हूं, बदले में तू इस साल आईपीएल मत खेल। समझो, विराट कोहली को पैसे क्यों मिले? कुछ नहीं करने के। मैं चाहता हूं कि तुम मत खेलो। माई विलिंगनेस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मैं किस चीज का विलिंगनेस बता रहा हूं, मैं किस चीज का इंटेंशन बता रहा हूं, टू स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग समथिंग। एंड इस पे तुम अगर यस बोल दोगे तो मैं तुम्हें पैसे बता दिया 10 लाख रुपए, फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा हमारा ग्रेजुअली 4 स्टेप्स चढ़ के।
right? So when one person signifies to another his willingness to abstain from doing anything. So to do वाला तो हमें समझ में आ गया, इंटेंशन टू डू. यहाँ पे हमारा एक चीज और है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ नहीं करना भी कुछ करना होता है. तुम्हें पैसे, यहाँ पे विराट कोहली को पैसे किस चीज के मिल रहे हैं? कुछ नहीं करने के. बराबर. सो व्हेन आई एम एब्सटेनिंग, एब्सटेनिंग का मतलब होता है स्टॉपिंग, एब्सटेन का मतलब स्टॉप. व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to abstain from doing anything with the view to obtain assent of the other on such abstinence is known as also offer. यानी कि मैं आपसे कुछ करने के लिए पूछ रहा हूं तो भी ऑफर है, कुछ नहीं करने के लिए भी पूछ रहा हूं तो भी ऑफर. इसलिए मैंने क्या बोला, मेरी इच्छा प्लस मैंने आपसे पूछा. अब इच्छा कुछ करने की या कुछ नहीं करने की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरा इंटेंशन टू डू विद द विलिंगनेस टू आस्क, मेरा कुछ करने का इंटेंशन है, उसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये क्या बोला जाएगा? ऑफर. राइट. कुछ करने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं तो भी ऑफर है, कुछ नहीं करने के लिए भी आपसे पूछ रहा हूं तो भी ऑफर है. राइट. आई होप ये एब्सटेन फ्रॉम डूइंग वाला चीज क्लियर है. अगर क्लियर नहीं तो प्लीज यहीं पे एक बार रिवाइंड करके वापस इस वीडियो को देख लो ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना आए. राइट. चलिए नाउ एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहां पे. एमएसजी ने विराट कोहली को बोला, आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, आर यू इंटरेस्टेड. ये चीज क्या बन गई? ऑफर. बराबर. नाउ ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. सो जब एमएसजी ने विराट कोहली को ऑफर दिया एंड विराट कोहली ने उस ऑफर के लिए यस बोल दिया, यस बोलने पे क्या बन जाएगा? प्रॉमिस. एंड एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, हर वो प्रॉमिस जिसके साथ कंसिडरेशन अटैच हो इज नोन एज एग्रीमेंट. यानी कि एमएसडी विराट कोहली को बाइक दे रहा है एंड विराट कोहली एमएसडी को पैसे दे रहा है. ये क्या बन गया? बाइक और पैसे, कंसिडरेशन. और जब ये कंसिडरेशन बन गया तो ये क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट. बराबर. नाउ देखो, कहने से ये जो प्रॉमिस था वही प्रॉमिस तो कंसिडरेशन फॉर्म हो जा रहा है ना. देखो एमएसडी की प्रॉमिस क्या थी? मैं तेरे को बाइक दूंगा. विराट कोहली की प्रॉमिस क्या थी? मैं तेरे को 25 लाख रुपीज दूंगा. एमएसजी का कंसिडरेशन, एमएसजी का कंसिडरेशन क्या है? एमएसजी का कंसिडरेशन है कि उसे 25, ये प्रॉमिस है एंड ये कंसिडरेशन है. एमएसडी का कंसिडरेशन है कि उसे 25 लाख रुपीज मिलेंगे, विराट कोहली कंसिडरेशन है कि उसे बाइक मिलेगा. सो प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक का प्रॉमिस दूसरे का कंसिडरेशन बन रहा है, दैट इज नोन एज एग्रीमेंट. सो हर वो प्रॉमिस जो कंसिडरेशन से अटैच हो जाए दैट विल बी नोन एज एग्रीमेंट. एंड अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट. बराबर. तो ये थी हमारी ये 4 स्टेयर्स की ऑफर से लेके कॉन्ट्रैक्ट तक की जर्नी. अगर किसी को इसमें कहीं पे भी क्वेरी आई है प्लीज मुझे व्हाट्सएप करना. राइट. यहाँ पे अगर कंफ्यूजन है तो आगे हर जगह प्रॉब्लम होगी, और अगर यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है तो आप प्रॉपरली आगे बढ़ सकते हैं. क्लियर है? चलिए. सो अब जब हमारे पास ये फंडा क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 4 स्टेयर्स पे चढ़ना पड़ता है, करेक्ट, इन 4 फ्लोर्स पे चढ़ना पड़ता है. तो जब मैं इन 4 फ्लोर्स पे चढ़ रहा होता हूं, जब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट वाले फ्लोर पे पहुंचने के लिए इन 4 फ्लोर्स पे चढ़ता हूं, तब मेरे पास कुछ सपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है. इन 4 फ्लोर्स पे चढ़ने के लिए आई नीड सम सपोर्ट्स. मुझे कुछ सपोर्ट्स की ज़रूरत है इन 4 सीढ़ियों में चढ़ने के लिए. मुझे जो सपोर्ट्स की ज़रूरत है, जो हेल्प की ज़रूरत है, दीज आर नोन एज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मुझे इन 4 सीढ़ियों को चढ़ते समय कुछ सपोर्ट्स की जरूरत है। हो सकता है कोई सपोर्ट सीढ़ी नंबर 1 पे काम आए, कोई सपोर्ट फ्लोर नंबर 2 पे, कोई सपोर्ट फ्लोर नंबर 3 में, कोई सपोर्ट फ्लोर नंबर 4 पे, कहीं पे भी काम आए, पर इन सपोर्ट्स को काम आएगा। सो हमें जो इनको ध्यान रखना था कि ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए, सॉरी जो बिट अनवेल, बट एग्जाम नजदीक है तो हमें पढ़ना तो है। ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए तो प्रॉमिस बनेगा, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन मैच हुआ तो अग्रीमेंट बनेगा, और एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इन 4 सीढ़ियों में हमें कुछ सपोर्ट की जरूरत है, राइट। मैंने इन सपोर्ट्स को टोटल डिवाइड किया 10 पार्ट्स में। हमारे हाथ में 10 उंगलियां हैं, बराबर। सो 10 उंगलियों पे 10 सपोर्ट, हर उंगली पे एक 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 सपोर्ट याद होना चाहिए। सो 10 उंगलियों पे 10 सपोर्ट है, और इसका सेक्शन नंबर भी 10 है, बराबर। सो ये है हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या क्या एलिमेंट्स हमें एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए। सबसे पहला इज प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस, सेकंड इज लीगल रिलेशनशिप, थर्ड इज लीगल कंसिडरेशन, फोर इज लॉफुल ऑब्जेक्ट, फिफ्थ इज सर्टेनिटी, सिक्स्थ इज पॉसिबिलिटी, सेवेंथ इज फ्री कंसेंट, एट इज कैपेसिटी, नाइन इज एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, एंड 10 इज नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज। ये 10 एसेंशियल एलिमेंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है। नाउ ध्यान रखना, इसका सीक्वेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। आप किसी भी सीक्वेंस में इसका आंसर लिख सकते हो। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एंड इंडिविजुअली इन एलिमेंट्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है, बराबर। नाउ एक बार मैं स्क्रीन पे यही रख रहा हूं ये चार्ट, राइट। मैं स्क्रीन पे यही चार्ट रख रहा हूं। आप अगर इंडेक्स पे जाओगे तो नोटिस करो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, नोटिस करो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, इन्हीं एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करता है, बराबर। सर बाकी एलिमेंट्स वो सब भी कुछ कुछ यूनिट्स में से, यूनिट 6 में ये भी कवर्ड है, यूनिट 6 में ये भी कवर्ड है, और ये कुछ पार्ट यूनिट 1 में भी कवर्ड है, एक दूसरे साथ मिक्स हो जाते हैं। ये भी यूनिट 2 में कवर्ड है, बराबर। ये भी यूनिट 2 में कवर्ड है। तो अगले जो 2 से लेके 6 तक यूनिट है, 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 यूनिट्स जो है, दीज आर नथिंग बट इन एलिमेंट्स का डिटेल डिस्कशन, करेक्ट। सो यहाँ पे मैं आपको इस यूनिट में इन एलिमेंट्स को ब्रीफली समझाने वाला हूँ। ये देखो कुछ कुछ पॉइंट्स में ब्रीफली समझाने वाला हूँ, एंड अगले यूनिट में हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बराबर। बिकॉज अगले यूनिट्स इन्हीं चीज के डिटेल डिस्कशन के लिए है। नाउ लेट्स सी, हमें ये 10 एलिमेंट ध्यान रखने। सबसे पहला प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्रॉपर कब होगा, देखो, तो एलिमेंट नंबर 1, प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहला स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अराइविंग ऑन एन एग्रीमेंट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, राइट। और एग्रीमेंट कैसे आएगा, एग्रीमेंट आएगा बाय मींस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑफर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहला फ्लोर, पहली स्टेयर ही क्या थी कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, ऑफर, राइट। नाउ ऑफरर ने जब ऑफर दिया है टू अदर पार्टी कॉल्ड ऑफरी, ऑफरी उसे एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। बट या तो एक्सेप्ट करो या तो रिजेक्ट करो, जो भी करो फुल्ली करो। यानी कि मैंने बोला आई वॉन्ट टू सेल 2 फोन्स, आपने बोला यस फॉर 1, नो फॉर 2। आप बोले एक ही खरीदूंगा दूसरा नहीं खरीदूंगा, ये नहीं कर सकते, इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर मैंने आपको ऑफर दिया, आपको पूरा ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप उस पर कोई क्वालिफिकेशन, कोई कंडीशन, कोई एडिशनल चीज नहीं लगा सकते। सो ऑफर को एक्सेप्ट करना है फुल्ली करो, रिजेक्ट करना है फुल्ली करो, राइट। दोनों पार्टीज के बीच में मैचिंग या फिर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। दैट मीन्स दोनों पार्टी सेम चीज को सेम तरीके से समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 रेड कार्स है, एक एकदम महंगी सी टाटा नैनो,
और दूसरी सस्ती सी है वही है ऑडी। मैंने आपको बोला आई वॉन्ट टू सेल माई रेड कार, आर यू इंटरेस्टेड? अब मैं मेरे माइंड में सोच रहा हूं कि मैं टाटा नैनो बेचूंगा, आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि आप ऑडी खरीदोगे। यहां पे मैचिंग ऑफ माइंड नहीं है, दोनों पर्सन अलग अलग चीज सोच रहे हैं, राइट? तो ये प्रॉपर ऑफर नहीं बन सकता। सो प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए मैचिंग ऑफ माइंड या फिर मीटिंग ऑफ माइंड्स बहुत जरूरी है। एंड ऑल अदर एलिमेंट शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट, राइट? एंड ध्यान रखना दो पार्टीज होना चाहिए, वरना सोचो मैं कैसा लगूंगा, मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, एम आई इंटरेस्टेड, मैं से बात करता हूँ कितना अजीब लगूंगा। सो आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, आर यू इंटरेस्टेड? मेरी इच्छा मैंने आपसे पूछा, मेरी इच्छा मैंने आपसे पूछा, तो प्रॉपर ऑफर बनता है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, राइट? मेरी इच्छा मैंने खुद से ही पूछा, तो फिर कैसा कॉन्ट्रैक्ट, कैसा ऑफर, बराबर? सो प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस के लिए ध्यान रखना दो बातें। प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस कैसे होगा सर? दो पार्टीज होने चाहिए, एंड ऑफर से रिलेटेड कुछ रूल्स है, एक्सेप्टेंस के रिलेटेड कुछ रूल्स है, इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, एक्सेप्ट करोगे तो ध्यान रखना एक्सेप्ट एंटायरली करना पड़ेगा, उसको किसी भी क्वालिफिकेशन यानी कि किसी भी कंडीशन के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करोगे ऐसा कि एक तो खरीदूंगी एक नहीं खरीदूंगी, या एक तो खरीदूंगा एक नहीं खरीदूंगा, वैसा नहीं चलेगा। एक्सेप्ट करना है तो पूरा करो, रिजेक्ट करना है पूरा करो, राइट? उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। सो सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का? कि देयर मस्ट बी एन इंटेंशन अमंग्स द पार्टी दैट एग्रीमेंट शुड बी अटैच्ड बाय लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। यानी कि सर लीगल रिलेशनशिप कब क्रिएट होती है? जब दो चीजें हो। सबसे पहला लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, यानी मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये फोन दूंगा, आप मुझे बदले में पैसे दो, दिस इज आर लीगल ऑब्लिगेशन। कि मैं लॉ के अकॉर्डिंग कोई चीज आपको देना चाहता हूं, लीगल ऑब्लिगेशन। मैंने आपको बोला मैं आपको ड्रग्स दूंगा, आप मुझे पैसे दो, तो ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगा। भाई बिकॉज जो ऑब्लिगेशन हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में डाला है, जो कंसिडरेशन, जो प्रॉमिस हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में डाला है, वो इलीगल है। और ऑब्लिगेशन कैसा होना चाहिए? लीगल। कि मैं आपको कोई लीगल चीज दूंगा, आप मुझे कोई लीगल चीज दोगे। और लीगल चीजें क्या क्या दे सकते हैं? मैसेज दे सकते हैं, मनी, सर्विस एंड गुड्स, राइट? बट अगर ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं दिया, मैंने आपसे पैसे ले लिए और आपको फोन नहीं दिया, या फिर मैंने आपको फोन दे दिया और आपने मुझे पैसे नहीं दिए, सो हमने डिसाइड किया था कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। हमने डिसाइड किया था कि तुम मुझे फोन दे दोगे, मैं, तुम मुझे पैसे दे दोगे, मैं तुम्हें फोन नहीं दिया, तो हमने डिसाइड किया था कि तुम मेरे ऊपर लीगल एक्शन फाइल करोगे, तुम मेरे ऊपर केस फाइल करोगे। मैंने तुम्हें फोन दिया, तुमने मुझे पैसे नहीं दिया, तो हमने डिसाइड किया था कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे? हम तुम्हारे ऊपर एक्शन फाइल करेंगे, केस फाइल करेंगे। दिस विल बी नोन एज लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। और लीगल रिलेशनशिप कब बिल्ड होगा? अगर किसी ट्रांजेक्शन में लीगल ऑब्लिगेशन और लीगल कॉन्सिक्वेंसेज दोनों है। लेट्स से मैंने तुम्हें फोन दे दिया और बोला पैसे दे देना, तुमने बोला नहीं मैं नहीं दूंगा पैसे। मैंने बोला चल ठीक है, नहीं दोगे पैसे कोई बात नहीं, रख लो फोन, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं चलेगा, तुम मेरे स्टूडेंट हो, फोन रख लो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना। क्या होगा जब मैं तुम्हारे डिसाइड कर लिया कि एक्शन नहीं लेना? तो लीगल ऑब्लिगेशन तो है पर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। तो जब लीगल ऑब्लिगेशन हो, कॉन्सिक्वेंसेज ना हो, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एग्रीमेंट्स ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर। बिकॉज यहाँ पे आप लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करना चाहते, एंड ये एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, बराबर? सो अगर पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन ना हो, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? अगर आपके पार्टीज के बीच में, अगर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के बीच में लीगल रिलेशन है। और लीगल रिलेशनशिप कब आएगा? जब लीगल ऑब्लिगेशन एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेज दोनों साथ में हो, बराबर? इसके ऊपर एक केस लॉ है वेरी इंपॉर्टेंट, बेल्फो वर्सेस बेल्फर। हुआ क्या था सुनो, एक पर्सन था, एक हस्बैंड और एक वाइफ थी। हस्बैंड फॉरेन जाना चाहता था, उसने वाइफ को बोला मैं फॉरेन चले जाऊं, वाइफ ने बोला मत, नहीं जाना है। हस्बैंड बोला प्लीज जाने दो, वाइफ बोला नहीं जाना है। हस्बैंड ने बोला अच्छा ठीक है, मुझे फॉरेन जाने दो, मैं वहां जाके हर महीने तुम्हें कुछ पैसे भेजूंगा, हर महीने तुम्हें कुछ पैसे भेजूंगा। वाइफ ने बोला ठीक है चले जाओ। हस्बैंड फॉरेन चले गया, वहां जाके उसने वाइफ को पैसे भेजे ही नहीं। अब मुझे बताओ क्या यहां पे लीगल रिलेशन क्रिएट हुआ? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज यहां पे कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, करेक्ट? वाइफ ने केस फाइल किया हस्बैंड के ऊपर कि भाई मेरे पैसे रिकवर करा के दो। कोर्ट ने बोला आपके पैसे आपको नहीं मिल सकते, बिकॉज ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्योंकि यहां पे कोई लीगल रिलेशनशिप ही क्रिएट नहीं हुआ।
पहला तो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि हस्बैंड आपको पैसे देगा, रिटर्न में आप क्या दोगे उसे, कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ, कोई ऑब्लिगेशन नहीं हुआ। एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस किधर है, आप लोगों ने किधर डिसाइड किया था कि अगर पैसे नहीं दिया तो मैं केस फाइल करूंगी, ऐसा डिसाइड किया था क्या? आंसर इज नो, नहीं किया था। तो जब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड नहीं किया था, दैट मींस वहां पे लीगल रिलेशनशिप नहीं हो सकता। बराबर, देखो, husband agreed to pay to his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad, फॉरेन में जब तक रहेगा तब तक हर महीने कुछ पैसे भेजेगा। husband failed to pay the promised amount, wife sued him for recovery of the amount, वाइफ ने बोला कि मैं पैसे रिकवर करने के लिए आपके ऊपर केस फाइल कर रही हूँ। हियर इन दिस केस वाइफ कुड नॉट रिकवर एज इट वाज अ सोशल एग्रीमेंट एंड द पार्टीज इज नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशन। बराबर, लीगल रिलेशन होगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, तो ही ऑफर वैलिड होगा, अदरवाइज वो ऑफर वैलिड नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। राइट, आगे देखते हैं। लॉफुल कंसिडरेशन सिर्फ एक प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, बिकॉज प्रॉमिस अगर कंसिडरेशन के साथ बनेगी तो वो अग्रीमेंट बनेगा, और अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। बराबर, सो देखो, अगर ए ने प्रॉमिस किया कि वो बी को 500 रुपए गिफ्ट में दे रहा है, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 500 रुपीज गिफ्ट में दूंगा, बट फिर मना कर देता है, क्या बी ए के ऊपर एक्शन ले पाएगा कि भाई इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे प्रॉमिस किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, प्रॉमिस तोड़ दिया? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज यहां पे ए तो बी को मैसेज दे रहा है, रिटर्न में बी ए को मैसेज नहीं दे रहा है, तो कंसिडरेशन नहीं हो रहा है। बराबर, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन मतलब क्विड प्रो क्यू, क्विड प्रो क्यू, ये याद रखना है। हमें क्या करना है, एक नोटबुक जो आप बनाओगे उसके लास्ट पेज पे, उसके लास्ट पेज पे ऐसे इडम्स की, ऐसे वर्ड्स की समरी बनाओगे। जितने भी हमारे सिलेबस में इस तरह के वर्ड्स आएंगे उनकी हम एक समरी बनाएंगे। सबसे पहले आएगा वो वर्ड, राइट, इसकी समरी बनाएंगे, उसका मीनिंग, कंसर्न चैप्टर एंड पेज नंबर। The word is quid pro quo, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, और कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। ये कौन सा टॉपिक है? कंसिडरेशन। कौन से टॉपिक में आया है? तो वर्ड, मीनिंग, टॉपिक एंड चैप्टर alongside page number. Chapter is 1 and page number is 7. ये मैंने एकदम कॉर्नर कॉर्नर में क्यों लिखा? बिकॉज अगर आगे फिर से कहीं आएगा तो मैं कॉमा करके लिख लूंगा कौन सा चैप्टर और कौन सा पेज नंबर। राइट, इस तरह के सारे वर्ड्स का मैं एक समरी बनाऊंगा। सबसे पहला इज क्विड प्रो क्यू, दैट मीन्स समथिंग इन रिटर्न। राइट, कंसिडरेशन मतलब क्विड प्रो क्यू, दैट मीन्स समथिंग इन रिटर्न, दैट इफ यू गेट समथिंग यू मस्ट ऑल्सो रिटर्न समथिंग। कि अगर एमएसटी को पैसे मिल रहे हैं उसे भी बाइक देनी पड़ेगी, और विराट कोहली को बाइक मिल रही है तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। अब समथिंग इन रिटर्न में हमें मालूम है क्या चीज इन रिटर्न मिलनी चाहिए, क्या चीज आपको देनी पड़ेगी? ओनली मैसेज, मनी, सर्विस एंड गुड्स। बराबर, दैट मीन्स बेनिफिट ऑफ वन पार्टी मस्ट बी डेट्रीमेंट ऑफ अदर पार्टी। एक को जो फायदा है दूसरे का वो नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल एमएसडी का फायदा क्या है? एमएसडी का मैं सिंपली बोलूं तो प्रॉफिट क्या हो रहा है? मनी। विराट कोहली का लॉस क्या हो रहा है? मनी। विराट कोहली का प्रॉफिट क्या हो रहा है? बाइक। एमएसडी का लॉस क्या हो रहा है? बाइक। एक का बेनिफिट दूसरे का डिट्रीमेंट होना चाहिए, एक का नुकसान दूसरे का फायदा होना चाहिए, दैट इज कंसिडरेशन। बराबर, अब अगर मैं बात करूं, अगला एलिमेंट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट जिस चीज का, हमारा एग्जांपल में कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था? बाइक सेल करने का, हमारा ऑब्जेक्ट था बाइक सेल करना, मस्ट बी लॉफुल। अगर ड्रग सेल करना कॉन्ट्रैक्ट होता है, एमएसडी बोलता है मैं तुझे ड्रग्स दे रहा हूं, तू मुझे पैसे दे तो फिर वो लॉफुल नहीं होता। करेक्ट, सो ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। एंड लॉफुल कैसे होगा? इफ इट इज नॉट इलीगल, इफ इट इज नॉट इमोरल, इफ इट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी।
अगर इनलीगल नहीं है, इमोरल नहीं है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे लॉफुल ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 में। बराबर। इलीगल, अभी ध्यान से देखना। लेट्स से ये एक बिल्डिंग है। तो चलो आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। आप शिरडी अगर जाओगे ना, लेट्स से ये पूरे शिरडी की सिटी है, इसके बीच में ये इतना टेंपल वाला एरिया है जिसे साई नगरी बोलते हैं। एंड इस साई नगरी के अंदर सेलिंग ऑफ नॉन वेज इज नॉट अलाउड। एंड मंदिर के गेट पे ये जस्ट एकदम गेट पे ये रोड है, एंड इसके सामने इधर भी सारी होटल्स है, इधर भी आप देखोगे सारी होटल्स है, राइट। सो लेट्स से अब कोई पर्सन यहां पे नॉनवेज की शॉप ओपन करता है, सो दैट इज इलीगल, ये अलाउड ही नहीं है। बट अगर ये शॉप पे यहां पे नॉनवेज की शॉप ओपन करता है, देन दैट इज लीगल, ये करना अलाउड है, यहां पे बैन नहीं है, बट इट इज कंसिडर्ड इमोरल। तो समझो, हमने पूरा प्रीमाइसेस, पूरा साई नगरी में नॉनवेज मना किया क्योंकि हम चाहते हैं मंदिर के एरिया पे नॉनवेज ना रहे। तब तो मंदिर के गेट के ठीक सामने नॉनवेज की शॉप खोल रहे हो, उसे क्या माना जाएगा? इमोरल। करेक्ट सर, बट फिर हम डिसाइड कैसे करें क्या इमोरल है क्या नहीं? बिकॉज व्हाट्स मॉरली राइट फॉर मी माइट नॉट बी मॉरली राइट फॉर यू, एंड व्हाट्स मॉरली राइट फॉर यू माइट नॉट बी मॉरली राइट फॉर मी। सबके मॉरल ग्राउंड्स अलग होते हैं, सबके लिए मॉरल पॉलिसीज अलग होती है। तो इसके लिए लॉ ने बोला है कि कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर कोर्ट अगर कोर्ट किसी चीज को इमोरल बोल दे तो फिर उस चीज को इमोरल माना जाएगा। करेक्ट। सो अगर आपका ऑब्जेक्ट इमोरल है, अगर आप यहां पे शॉप खोल रहे हो तो भी माना जाएगा आपका शॉप खोलने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉफुल नहीं है। अगर आप यहां पे शॉप खोल रहे हो तो इलीगल है, तो ऑब्वियसली वो लॉफुल नहीं है। या फिर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ये एक लिस्ट दी हुई है जो हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे, जिस लिस्ट में बताया गया है कुछ काम करना, लॉ बोलता है कि इससे पब्लिक का बेनिफिट नहीं होगा, इसको करने से पब्लिक को हर्ट होगा, ये काम करना अलाउ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी को अगर आप ब्राइब दे रहे हो तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इससे पब्लिक एट लार्ज का बेनिफिट नहीं, पब्लिक एट लार्ज का लॉस है, राइट। सो इस तरह की एक्टिविटीज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ क्या बोलता है कि इस तरह की एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते। बराबर। अगर मैं आपको नेक्स्ट एलिमेंट एक्सप्लेन करूं, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे इन यूनिट नंबर 4। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट किसका है, यानी कि एलिजिबिलिटी किसकी है कॉन्ट्रैक्ट करने की? सो इन इंडिया ओनली दोज पर्सन ओनली दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड दोज आर एंटर्ड विद कंपिटेंट पार्टीज, यानी कि जो कंपिटेंट है, जो एलिजिबल है, जो कैपेसिटी में उसके एंटर किए हुए कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड है, बाकी वैलिड नहीं है। और किसकी कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की? हर किसी की, एक्सेप्ट 3। 3 जन को छोड़ के हर कोई कैपेसिटी में है टू कॉन्ट्रैक्ट। श्री 3 कौन कौन? माइनर, अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। माइनर मतलब, अच्छा इसको मैं एक अदर वे राउंड भी तो बोल सकता हूं। किसकी कैपेसिटी है? ऑल बट 3 की, 3 को छोड़ के सबकी कैपेसिटी है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि सर 3 जन की कैपेसिटी है, मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मैं दोनों में से किसी भी तरीके से आंसर लिखूं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप सजेस्ट करो ना कौन सा लिखना चाहिए, ये वाला लिखना चाहिए। किसकी कैपेसिटी है? 3 को छोड़ के सबकी है, माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। माइनर कौन? माइनर वो जिसकी एज इज
बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज का जो है वो क्या है, माइनर। अनसाउंड माइंड में तीन तरह के लोग आते हैं। हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड, दैट मीन्स हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तीन तरह के लोग, इडियट, लुनेटिक और ड्रंक। इडियट मतलब परमानेंटली मैड, जो हमेशा पागल मैड है, उसको मेडिकली मैड डिक्लेयर कर दिया गया है। दे कैन नेवर कॉन्ट्रैक्ट। लुनेटिक मतलब टेम्पररी मैड। हमारे कुछ दोस्त होते हैं जिनको हम बोलते हैं ना कि भाई तेरे को बीच बीच में दोहरा पड़ते रहता है क्या, ये ऐसे दोस्त हमारे जिनको बीच बीच में दोहरा पड़ते रहता है ना, वो क्या होते हैं, लुनेटिक। तो जब उनको दोहरा पड़ रहा है, जब वो लुनेटिक है, जब वो पागल है, उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट दे कैन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे आर नॉर्मल। एंड ड्रंक मतलब हु आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। आप ड्रिंक्स के, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस पे हो, आप ड्रग्स के इन्फ्लुएंस पे हो, राइट, उसे क्या माना जाएगा, ड्रंक। सो दे कैन ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे आर नॉर्मल। ऐसा नहीं कि किसी ने एक बार ड्रिंक कर लिया तो कभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता, बराबर। देयर आफ्टर हु इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉ ने एलियन एनिमी, कंपनी, एम्बेसडर्स, प्रिजनर्स, इंसॉल्वेंट, इन पांच को बोला कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पर सर हमने तो सुना है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसके बारे में डिटेल में आपको इसका जब यूनिट डिस्कस करेंगे ना 4, तब मैं बताऊंगा कि कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इसमें, कौन नहीं कर सकता, कब कर सकता है, कब नहीं कर सकता, कैसे कर सकते हैं, सारी बातें तब बताऊंगा मैं आपको, राइट। अभी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं।